नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ के नए प्रोग्राम आमने सामने। लोकसभा चुनाव जो कि बहुत पास आ गए हैं, तो सारे प्रत्याशी भी जोर शोर के साथ मैदान में उतर गए हैं। आज हम मौजूद हैं खुर्जा में, जहां पर हमारे साथ यहां के सांसद प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी अजय छौकर जी हैं। अजय जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, थैंक यू। अजय जी, देखिए, आप प्रोफेसर रहे हैं, तो क्या सोच के अपने राजनीति में कदम रखे हैं? प्रोफेसर से रिटायरमेंट लेने के बाद मैंने सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष शुरू किया। वैसे तो मैं राजनीति में 1988 से हूँ और संघ का कार्यकर्ता भी, स्वयंसेवक भी हूँ 1979 से। राजनीति में तो मैं माननीय वीपी सिंह जी के साथ आया था। जिस समय कांग्रेस और वीपी सिंह जी में घमासान हुआ और कांग्रेस का बंटवारा होकर के जनता पार्टी बनी, उसी समय से मैं राजनीति में आ गया था। माननीय चंद्रशेखर जी के साथ, माननीय वीपी सिंह जी के साथ, देवगौड़ा जी के साथ जनता दल में रहा। जनता दल का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहा, उत्तर प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी भी रहा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य भी रहा। लेकिन माननीय राजनाथ सिंह जी ने सन 2004 में मुझे भाजपा से जोड़ लिया। क्योंकि भाजपा में आने का कोई कारण रहा? भाजपा का आने का कारण ये रहा कि भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है और जनहित और राष्ट्रहित में पूरी तरह से समर्पित भाव है भाजपा के अंदर। मेरा भी उसी तरह का भाव है, क्योंकि मैं राष्ट्र रक्षा अभियान चला रहा हूँ सन 1996 से। सारे देश भर में मैंने बैठक की, बड़ी बड़ी सभाएं भी की और राष्ट्र रक्षा के लिए जनता को जागरूक किया। क्योंकि अगर राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र नहीं है तो हम नहीं हैं। राष्ट्र के लिए कांग्रेस, वामपंथी और अन्य दलों में वो भाव नहीं है। केवल हिंदू विरोधी मानसिकता पनपती देख करके हिंदुओं के सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए मैं राजनीति में पूरी तरह से आ गया और आज राजनीति में हर प्रकार से समर्पित हूँ। पर देश में सिर्फ हिंदू ही नहीं है, और भी बहुत सारी जाति हैं, बहुत सारे धर्म हैं, तो क्या आप उनके लिए नहीं है, सिर्फ हिंदू के लिए हैं? नहीं, पूरा जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। जबकि राजनीतिक लोग बंटवारा करके केवल वोट बटोरने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्वहित चिंतन करती है और उनका सब में विश्वास, सबका विकास नारा है और इसी पैटर्न पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कार्यरत है। तो मतलब जैसे जनता बीजेपी तो कार्यरत है ही, पर साथ ही हम जानना चाहते हैं कि आपने अब तक में जन कल्याण के लिए क्या कार्य किए हैं? मैंने पूरे देश भर में बैठक करके गरीबों को आरक्षण उस सीमा तक पहुंचाने के लिए जंग लड़ी है, जहां तक अंतिम व्यक्ति जो कमज़ोर है, चाहे किसी वर्ग का, किसी धर्म का है, जो दूध बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाता है, जो मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, मैं इस बात का सख्त विरोधी हूं कि जो एक बार इनकम टैक्स पेई हो गया, यानी सरशब्द हो गया, सुदृढ़ हो गया, सशक्त हो गया, ऐसे लोगों को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता केवल उनको है जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मेहनत मजदूरी करके प्रयास कर रहे हैं। तो आरक्षण आर्थिक आधार पर उन तक पहुंचना चाहिए। एक तो मेरी ये लड़ाई रही। दूसरी लड़ाई पूरे देश भर में भ्रष्टाचार के विरुद्ध, राजनीतिक माफिया, भ्रष्ट अधिकारी और आतंकवादियों से संघर्ष करने के लिए मैं 1996 से कमर कस के खड़ा हूं और राष्ट्र रक्षा के लिए हर जगह जनता को जागरूक करके इन तीनों के विरुद्ध जनता को चाहता हूं और इस देश के अंदर एक क्रांति हो, जो सबको न्याय मिले, गरीबों तक आर्थिक सहायता पहुंचे। जो लोग पूंजीपति हो गए हैं, जो धन बटोरने में लगे हैं, जो केवल संसद और विधानसभाओं में जाने का मार्ग इसलिए खोजते हैं कि वो इस देश की संपत्ति और संसाधनों की लूट कर सकें, मैं उनके विरोध में पूरा संघर्ष इस देश के अंदर कर रहा हूं। पर फिर भी भ्रष्टाचार जो है वो अभी भी खत्म नहीं हो पा रहा है। रिश्वतखोरी है जो लगी हुई है, मतलब वो तो समाज से जैसे जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तो इस पर आप क्या कदम उठाएंगे आगे? ऐसा ही, ये एक ऐसी व्यवस्था बन गई है, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ही ये व्यवस्था इस तरह की पनपने लगी थी। अब जब से भाजपा आई है, मोदी जी ने, योगी जी ने प्रयास जारी कर दिया है
और मोदी जी और योगी जी जितने भी भ्रष्ट लोग उनकी पकड़ में आ जाते हैं उन पर पूरी तरह से शिकंजा कसने पर आमादा हैं। भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है, लेकिन जो मानसिकता अधिकारियों की या नेताओं की उस समय से बनी है जब से वो अधिकारी हुए हैं या राजनीति में आए हैं, तो उस व्यवस्था को धीरे धीरे समाप्त किया जा सकता है। एक साथ कोई जादू नहीं है। जैसे कोई परिवार में अगर कोई बच्चे बिगड़ जाते हैं किसी परिवार के, तो उनको जो पेरेंट्स होते हैं धीरे धीरे सुधारने का काम करते हैं, उनको समझाने का काम करते हैं, उनके साथ सख्ती भी करते हैं। तो व्यवस्था परिवर्तन में थोड़ा समय लगेगा। आज तक आप देखिए जितनी परिवर्तन हुए सरकारों में, हर बार चुनाव हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन कभी नहीं हुआ। इस मोदी की सरकार में ही व्यवस्था परिवर्तन देखने को मिला है। जैसे धारा 370 ये व्यवस्था परिवर्तन है, जनसंख्या नियंत्रण ये व्यवस्था परिवर्तन है, बड़े बड़े माफियाओं पर शिकंजा ये व्यवस्था परिवर्तन है। तो इस व्यवस्था परिवर्तन की जो झलक है वो केवल भाजपा में ही देखने को मिली है। यदि व्यवस्था पहले से लचर नहीं होती, पहले से भ्रष्ट व्यवस्था लागू नहीं होती, तो आज भाजपा के सामने इतनी मुश्किल खड़ी नहीं होती। आज भाजपा हर स्तर पर प्रयास कर रही है कि किसी तरह से भ्रष्टाचार, आतंकवाद समाप्त हो जाए। इसमें अभी वक्त लगेगा। यदि मोदी जी 2024 में फिर इसी तरह से शक्ति के साथ प्रधानमंत्री बनते हैं, तो 24 से 29 के बीच में जो इनका सफ़र होगा उसमें पूर्ण उम्मीद है हमें कि भारत से जो भ्रष्टाचार की व्यवस्था है, जो आतंकवाद की व्यवस्था है, उसको पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा और गरीबों का साम्राज्य हो जाएगा। मोदी जी ने व्यवस्था को सुधार लाने के लिए 50 दिन का वक्त मांगा था और वो वक्त कब का बीत चुका है, तो अभी तक कोई भी व्यवस्था ठीक नहीं हो पाई है। उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, 50 दिन कहना और व्यवस्था, बिगड़ी हुई व्यवस्था को, इतनी जिसकी जड़ पाताल तक थी, उस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने में समय लगता है। 50 दिन कहना, प्रयास उन्होंने 50 दिन में बहुत किया। 50 दिन क्या, जिस दिन से मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पर पहुँचे हैं, तो वास्तव में वो प्रधानमंत्री के स्वरूप को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। वो एक चौकीदार का रोल इस देश के अंदर करने में पूरी तरह से समर्थ हैं और सक्षम हैं। पूरी व्यवस्था को परिवर्तन करने में समय लगेगा। कितना आतंकवाद पर शिकंजा किया, और उन्हीं के इशारे पर आप देखिए जो हमारे मुख्यमंत्री हैं प्रदेशों के, वो काम कर रहे हैं। योगी जी ने कितने आतंकवादियों को, कितने अपराधियों को नियंत्रण में किया है, उनकी संपत्ति को छीना है, जिससे कि वहाँ जो उनके गैंग थे, जो उनके भ्रष्टाचार के अड्डे थे, उनको नष्ट नाबूद किया है। कितने एनकाउंटर कराए हैं, जो लोग गरीबों को मारते थे, उनका धन लूटते थे, सरकारी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था, और ट्रेन लूटते थे, डकैती करते थे। पहले तो ऐसा बोलबाला था कि दिन में भी लोग बोलते नहीं थे बदमाशों के सामने। आज देखिए आप कितना व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। रात को भी महिलाएं सड़क पर घूमती हैं, कोई भय नहीं है। लड़कियां कॉलेज को जाती हैं, कोई भय नहीं है। जो लड़कियों के साथ या महिलाओं के साथ या गरीब लोगों के साथ किसी तरह का अभद्र व्यवहार करते हैं, उनको पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कब्जे में लेकर के जेल में डाल रहे हैं, एनकाउंटर कर रहे हैं, उनको नियंत्रण में करने में पूरी तरह से मशगूल हैं। और मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, मेरा एक प्रश्न है कि मोदी जी जो है वो तो पूरे देश, पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं आता है भारत में, और भी राज्य आते हैं, जैसे मणिपुर। वहाँ पे क्या हुआ है आप खुद जानते हैं, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। ऐसा है, वहाँ दो समुदायों का संघर्ष है और वो उनकी कदीमी दुश्मनी है। यदि किसी परिवार, दो परिवारों में भी अगर कदीमी दुश्मनी हो जाती है, तो उसको समाप्त करने में, उसको सबसाइड करने में, उसका निराकरण करने में एक वक्त लगता है। दोनों परिवारों को समझाना, बार बार पंचायत होती है, एक बार में अगर नहीं मानते हैं परिवार, तो पंचायत के माध्यम से कई बार प्रयास होता है। इसी तरह से वहाँ एक संघर्ष है। उस संघर्ष को कम करने में, उसका समाधान ढूंढने में, उसको बिल्कुल उसका निराकरण करने में एक समय लगेगा। पूरी तरह से सरकार वहाँ लगी हुई है कि किसी तरह से उस मैटर को सबसाइड कर दिया जाए और वहाँ शांति बहाल हो जाए। वैसे पहले से आप देखिए कितना बड़ा संघर्ष था, धीरे 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 समापन की ओर जा रहा है।
वक्त लगेगा लेकिन समाप्त हो जाएगा। तो आप तो ऐसे प्रोफेसर रहे हैं, तो आपने क्या सोच के रखा है कि यदि इस बार आप सांसद बनते हैं तो आप क्या क्या कदम उठाएंगे? मेरा सबसे पहला कदम तो मैंने इतिहास जैसे पढ़ा है, यद्यपि मैं ज्योग्राफी का प्रोफेसर रहा हूँ, लेकिन इतिहास में भी मेरी रुचि रही है, उसको यदा कदा पढ़ता रहता हूँ। और आर्य काल से, यानी बहुत पुराने समय से, जब राजा हुआ करते थे, महाराजा हुआ करते थे, उस समय एक राजा के हाथ में व्यवस्था थी कि वो प्रजा को पुत्रवत मानते थे। आज वो व्यवस्था में थोड़ा चेंज आया है, तो जो पुत्रवत मान करके प्रजा का पालन करते थे वो रात में भी अपना मुंह ढककर समाज में घूमा करते थे, देखते थे किसके बच्चे भूखे हैं, किसके बच्चे घर में रो रहे हैं, किसकी लड़की की शादी होनी है, गरीब है, व्यवस्था नहीं है, और उस व्यवस्था के लिए पत्नी और पति पुत्री की शादी की व्यवस्था के लिए परेशान हैं, दोनों रात में मंत्रणा कर रहे हैं, तो वो छुपकर सुनते थे। मेरा पूरी तरह से ये मन है कि यदि मैं इस क्षेत्र का सांसद बना तो एक तो थाने तक कोई समस्या जाएगी नहीं, तो सॉल्यूशन यही होगा, वही सॉल्यूशन होगा पंचायत के माध्यम से, चाहे मुझे उनके हाथ जोड़ करके पालती मार करके उनके दरवाजे पर बैठना पड़े, लेकिन उस समस्या का निराकरण परिवार में ही होगा, गांव में ही होगा, शहर में ही होगा। वो समस्या थाने तक या तहसील तक नहीं जाएगी। और जो किसानों का जैसे मुआवजा मिलने में दिक्कत होती है, कोई सुनता नहीं है, उनकी अधिकारी नहीं सुनते हैं, गरीबों को और किसानों को उनका सम्मान के साथ न्याय मिलेगा, उनका जो हक है वो मिलेगा। जो युवा हैं बेरोजगार, उनके लिए प्रयास किया जाएगा कि कम से कम एक परिवार में एक युवा को नौकरी मिले, जिससे वो परिवार ठीक से चल सकें, अपना गुजारा कर सकें, अपने वृद्ध माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, अपनी संतानों को ठीक से परवरिश दे सकें। तो मतलब आप भी ऐसे रूप धारण करके, दूसरा रूप धारण करके, वेशभूषा बदल कर जाएंगे और देखेंगे कि जो समाज में जो लोग हैं जो तकलीफ में हैं उनकी समस्याओं को देखेंगे, ध्यान देंगे। जी जी बिल्कुल, मेरा यही ध्येय है कि समाज में जो दरिद्रता है, वैसे तो आप देखिए कितनी गरीबी थी समाज में, भाजपा सरकार तो आज भी है नहीं, जब से भाजपा सरकार आई है गरीबों को कितना समर्थन दे रही है, कितनी सपोर्ट कर रही है, उनको फ्री राशन दे रहे हैं, उनको फ्री में मजदूरी देते हैं, शिक्षा की व्यवस्था काफ़ी उन्नत की है। तो इस तरह से भाजपा कदम दर कदम बढ़ रही है समाज को सुदृढ़ और समृद्ध करने की ओर, राष्ट्र को समृद्ध करने की ओर। जब से भाजपा सरकार आई है कोई भूखा नहीं है। कोरोना महामारी आई, 2 वर्ष कितना बड़ा संकट देश के ऊपर रहा। सारे देश देखिए, जो विकसित देश हैं वहाँ की जनता भूखे मरने लगी, लेकिन हमारा तो विकासशील देश है। उसके बाद भी योगी जी ने और मोदी जी ने और हमारे और अन्य मुख्यमंत्रियों ने किसी के घर को ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ शाम को चूल्हा नहीं जले। सबको व्यवस्था राशन की दी। वैसे राशन भी की व्यवस्था तो मिली है, पर रोजगार की व्यवस्था नहीं मिली है युवाओं को। रोजगार की व्यवस्था धीरे धीरे मिल रही है, क्योंकि जो पहले व्यवस्था थी कि कहीं भी भर्ती होनी है, एक लिस्ट आ जाती थी लखनऊ से, ये भर्ती होने हैं। क्योंकि मैं स्वयं चश्मदीद गवाह हूँ, एक बार पुलिस की भर्ती हुई तो मैं उनका नाम तो बताना नहीं चाहता, एक सीओ वहाँ भर्ती में थे और उन्होंने स्वयं ये कहा, प्रोफेसर साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं हम 4 दिन से, और 4 दिन की मेहनत के बाद जो हमने क्रीम छांट करके युवाओं की निकाली, जो पुलिस में बड़े अच्छे होनहार बच्चे साबित हो सकते थे, होनहार सिपाही साबित हो सकते थे, उनको सबको दरकिनार करके लखनऊ से एक लिस्ट आ गई और उन्हीं को टिक करके हमें वहाँ भेजना पड़ गया। सिलेक्शन सब उनका हुआ है जिनको एक थप्पड़ मार दो उठेंगे नहीं। तो इस पर आप जो है विरोध करेंगे? अगर ऐसा आपके काल में हुआ, अगर जब आप कार्य करेंगे ऐसा होगा तो आप भी विरोध करेंगे? हाँ बिल्कुल, उनको जो वास्तव में पात्र हैं, पात्र को ही अवसर मिलेगा, और जो कुपात्र हैं उनको उसी हिसाब से अवसर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जिसमें सिपाही का कैलिबर नहीं है वो दरोगा हो जाए,
जिसमें दरोगा का कैलिबर नहीं है वो सीओ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। मैं पात्र को ही मौका मिलेगा। और हम जानना चाहते हैं कि आप लोकसभा चुनाव जो पहले भी प्रत्याशी रह चुके हैं, तो इस बार आपने कौन सी नए रणनीतियों के साथ कदम रखा? मैंने पिछली बार 2014 में भी टिकट मांगा था भाजपा से और 2019 में भी टिकट मांगा था। पूरे क्षेत्र की जनता को भी और मुझे भी पूरी उम्मीद थी कि 2019 में टिकट मुझे मिल जाएगा। पूरा आश्वासन था ऊपर से, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उससे पूरा आश्वासन था कि इस बार आप पर हम विचार पूरी तरह करेंगे और आप भाजपा से लोकसभा का चुनाव लड़ने के योग्य हैं। लेकिन कुछ कारणवश बाद में मुझे टिकट नहीं हो सका। डॉक्टर महेश शर्मा जी को ही टिकट हो गया, क्योंकि वो उस समय सांसद भी थे और मंत्री भी थे केंद्र सरकार में, टिकट उनको हो गया। इस बार मैंने पूरी तरह से अपने शीर्ष नेतृत्व को अपना समर्पण भाव से अपना बायोडेटा देकर उनसे निवेदन किया है कि जनता परिवर्तन चाहती है और अगर जनता परिवर्तन चाहती है तो पार्टी को जनता की भावना के दृष्टिगत परिवर्तन करना चाहिए और जो सुयोग्य, योग्य, ईमानदार भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनमें से ही किसी को चयन करके यहाँ चुनाव के लिए उतारना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने मतलब इतना कुछ सोचा है कि जनता जो है अब वो बदलाव चाह रही है, जनता तो सच में बदलाव चाह रही है। तो आपने जैसे पूरा एकदम तैयारी कर ली है कि इस बार कैसे आना है और संभावित अभी तो ऐसे सांसद प्रत्याशी हैं, तो आपको एकदम उम्मीद है कि बीजेपी आपको ही टिकट देगी? मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जनता बाहरी प्रत्याशी को चुनाव लड़ाना नहीं चाहती है। जनता, मैं जहाँ भी मीटिंग में जाता हूँ, जगह जगह बैठक करता हूँ, मीटिंग करता हूँ, तो वहाँ भी जनता मुझसे कहते हैं कि आप प्रयास करिए, इस बार परिवर्तन अवश्य जनता चाहती है और परिवर्तन के साथ बाहरी प्रत्याशी नहीं चाहती। बीजेपी अगर आपसे उम्मीद करती है तो आप उनकी उम्मीदों पे खरे उतर के दिखा पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि मैं प्रोफेसर रहा हूँ, पूरे समाज से जुड़ा हुआ हूँ, विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ हूँ और ऐसा प्रोफेसर नहीं रहा कि जो केवल क्लास पढ़ाई और घर चले गए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। मैं तो सारे पदों पर रहा हूँ कॉलेज में। चीफ प्रॉक्टर में रहा, बिल्डिंग इंचार्ज में रहा, गेम्स इंचार्ज में रहा, गार्डन इंचार्ज में रहा, पूरी यूनिवर्सिटी का रिसर्च कोऑर्डिनेटर में रहा, बड़े बड़े पदों पर रहा हूं और फिर उसके साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं इस क्षेत्र में खड़ा हुआ था और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते आज जनता का जनप्रिय भाजपा कार्यकर्ता हूं। हमारा आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि अभी जो चल रहा है कि जो भारत का नाम मतलब ऐसे तो भारत है ही, पुराना ही नाम है, पर इंडिया जो इसका नाम है उसको बदल के फिर से भारत करना है, तो इस पे आपकी क्या सोच? ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का, क्योंकि सरकार ने जैसे उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में भी कई जगहों का नाम आक्रांताओं के नाम से बदलकर अपने देश के उन शहीदों के नाम, उन राष्ट्र भक्तों के नाम, उन समाज प्रेमियों के नाम पर रखा है जो जनता को बहुत प्रिय थे और जनता ने उसकी बड़ी सराहना की है। भाजपा का कोई ऐसा मकसद नहीं है कि धर्म के नाम पर वो कोई नाम रखने के लिए उत्सुक हैं। जैसे अभी एक नाम बदलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति थे वो इस मुस्लिम धर्म से हैं, लेकिन भाजपा ने नाम रखा है रोड का, क्योंकि वो हमारे बड़े वैज्ञानिक थे, हमारे देश के राष्ट्रपति थे। वो केवल भारत राष्ट्र के भक्त थे, वो मुसलमान नहीं थे, वो केवल राष्ट्रीय वैज्ञानिक थे। तो भाजपा ने नाम रखा। भाजपा की मानसिकता किसी धर्म के विरोध में नहीं है, किसी जाति के विरोध में नहीं है। भाजपा तो केवल उन लोगों के नाम पर स्मारक बनवाना चाहती है जिनको जनता पसंद करती है। तो आपकी दृष्टि से भारत और इंडिया में क्या फ़र्क है? भारत हमारा आर्यवर्त से भी पहले ही रखा हुआ नाम है, ये मूल नाम है इस देश का। अगर मूल नाम भाजपा ने बहाल किया है तो ये हमारे लिए गौरव की बात है, ये होना ही चाहिए था। जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया, मूल नाम था प्रयागराज,
तो बहुत अच्छा किया भाजपा ने, जनता ने उसकी सराहना की। ऐसे ही यदि इंडिया नाम तो हमारी गुलामी की निशानी है, जब हम गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज भारत जो हमारा स्वतंत्र भारत है उसमें सांस ले रहे हैं, तो नाम भी भारत ही होना चाहिए, इंडिया होना नहीं चाहिए। अंग्रेजों ने इंडिया कर दिया, अंग्रेजों की गुलामी हमने सन 1947 में तोड़ दी। अंग्रेजों की गुलामी के जो प्रतीक चिन्ह आज भी यहाँ मौजूद हैं, उनको सरकार, जिन्होंने अत्याचार किया, जो अच्छे अंग्रेज थे, जो अच्छे मुसलमान थे, जिन्होंने यहाँ शासन किया, उनका विरोध नहीं है, केवल आक्रांताओं का विरोध है। उनका विरोध है जिन्होंने यहाँ की जनता को कुचला, यहाँ की जनता के साथ अत्याचार किए। उनके नाम को मिटाने के लिए, उनको यहाँ से समाप्त करने के लिए, उनकी याददाश्त जो हमें तकलीफ पहुँचाती है, जो हमको पीड़ा पहुँचाती है, उस पीड़ा को दूर करने के लिए, जनता की खुशहाली के लिए इस देश की सरकार जो भाजपा राजनीतिक दल के रूप में केंद्र में स्थापित है, वो नामों को बदलने का काम कर रही है। ऐसे अंग्रेजों के दिए हुए नाम को बदलने का मतलब बदलने में लगी हुई है अगर सरकार, तो ऐसे कई इमारतें और पुल भी हैं जो अंग्रेजों ने बनवाए हैं, तो फिर क्या उन्हें भी हटाया जाएगा? नाम बदले जाएंगे, पुल थोड़ी हटाया जाएगा, इमारत थोड़ी हटाई जाएगी, उसके नाम बदल देंगे, नाम बदलेंगे उनका। अब अंग्रेजों का प्रमाण जो है वो हट जाएगा। अगर जनरल डायर ने यहाँ के इतने लोगों की हत्या करा दी, जनरल डायर के नाम पे अगर कोई नाम रहेगा तो जनता को पीड़ा होगी, आपको भी पीड़ा होगी। आप पत्रकार हैं, आप स्वयं ये सोचेंगे कि जनरल डायर का नाम हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए। जनता चाहती है कि ऐसे नाम बदलने चाहिए। तो जो बाहर से आक्रांत आए थे, जिन्होंने हमारी जनता, हमारे मंदिरों को लूटा, हमारी बिल्डिंगों को तोड़ दिया, हमारे इतिहास को समाप्त कर दिया, हमारी पुस्तकों को जला दिया, हमारी जनता के साथ अत्याचार किया, हमारी महिलाओं, बहन, बेटियों के साथ अत्याचार किया, हमारे पुरुषों को कोलुओं में चलाया, उनकी आंखें निकलवाईं, उनको कोलू में पिलवा दिया। ऐसे हत्यारों को यहाँ नाम देना मैं उचित नहीं समझता। भाजपा का यह कदम सराहनीय है और उसे ये करना चाहिए। तो चलिए, आपके दृष्टि से अगर ये सही है तो सही है। और हम जानना चाहते हैं, और आपने क्या सोच के रखा है कि इस बार जैसे आप सांसद बनेंगे तो कुछ ऐसा कोई कदम जो अब तक किसी सांसद ने ना उठाया हो, ऐसा कोई सोच के रखा है कोई कदम? जी, सबसे पहला कदम मेरा ये है कि एक तो हमारे क्षेत्र में जितने दलाल हैं उनको, कैसे दलाल? दलाल से मतलब जो थानों के दलाल हैं या जो राजनीतिक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो केवल, मैंने पहले भी आपको बताया, जो केवल राजनीति में आए ही इसलिए हैं कि हम इस देश की संपत्ति और संसाधनों को लूटेंगे। सबसे पहला विरोध तो मैं उनका ही करूंगा। दूसरा ये, जितना हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, पूरे देश की जनता इस देश की जनता है, लेकिन प्रायोरिटी, जैसे हमारा अभी ये हवाई अड्डा बन रहा है जेवर पे, THDC, यहाँ बिजली घर ये बन रहा है अरनिया, इस पे दशहरा पे, जो ऐसे हमारे सरकारी प्रतिष्ठान हैं, इनमें क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। इसकी भरसक प्रयास करूंगा। खुर्जा के जो सांसद हैं उन्होंने कोई विशेष खास कार्य तो नहीं किए हैं, तो आपकी दृष्टि से क्या लगता है कि इतना वो पद पे रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, और उसके बाद भी उन्होंने कोई खास कार्य नहीं किए हैं, तो आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि सांसद और विधायक केवल निधि से काम करते हैं, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री योजना से और मुख्यमंत्री योजना से जो कार्य ऊपर से आते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। विकास हुआ है क्षेत्र का। अब ये है कि थोड़ा बहुत कोई जनप्रतिनिधि काम करने में तेज होते हैं, कोई जनप्रतिनिधि काम करने में सुस्त होते हैं, तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। वैसे जो राष्ट्रीय स्तर से, जो केंद्रीय सरकार से जो योजनाएं आई हैं, जो उत्तर प्रदेश स्तर से, लखनऊ से योजनाएं आई हैं, वो तो सारी दिखाई दे रही हैं ग्राउंड पर। उनके पास 10 साल था, फिर भी हमने तो जो देखें कि रास्तों का जो हाल है, और यहाँ बरसात में जो हाल हो जाता है, वो आप यहाँ के हैं लोकल, तो आप खुद स्वयं जानते होंगे कि क्या हाल है। तो आपका क्या कहना है कि वो और भी अच्छा कर सकते थे?
हाँ, वो कर सकते थे अच्छा, लेकिन ये भविष्य में आने वाले कोई जो होंगे, मैं हूँगा या कोई और होंगे, वो और बेहतर करेंगे। वैसे संभावना ये है कि जैसे अभी हमारे क्षेत्र का विकास के लिए सरकार कृत संकल्प है, उत्तर प्रदेश सरकार भी और केंद्र सरकार भी, दोनों ही इस गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र को विश्व के माने चुने शहरों में विकसित करना चाहती है। तो ये होकर रहेगा। 24 में अभी सरकार आएगी, अब तो खैर चुनावी समय आने वाला है, थोड़े दिन के बाद 24 में फिर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बन जाएगी, तो यहाँ का पूरा विकास होगा। और यदि मुझे मौका मिला जनता की सेवा करने का और क्षेत्र की सेवा करने का, तो अगली बार ये प्रश्न करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। अगली बार सर, आप किसानों के बीच रहे हैं, क्षेत्र से पता चला है कि आप किसानों की जो समस्या है उनको भी काफ़ी सुनते हैं, तो आपका किसानों के लिए क्या कदम होगा? किसानों के लिए, क्योंकि जैसे अभी ज़मीन का एक्वायरमेंट चल रहा है, तो किसान उसका विरोध करते हैं, क्योंकि किसान मुआवजा ज़्यादा चाहते हैं। उनकी मूल संपत्ति है, उनका जीवन है ज़मीन, खेती। जब खेती उनकी जाती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि इसका कुछ मुआवजा हमें ऐसा मिल जाए कि हम अपने परिवार को अच्छी तरह से सेटल कर सकें। उनके मकान भी जाते हैं, गांव उठते हैं कहीं कहीं, तो वो चाहते हैं कि मकान के बदले में हमें कहीं ऐसी ज़मीन मिले, ऐसी व्यवस्था मिले जहां सड़क के नज़दीक हो, जहां बाज़ार के नज़दीक हो, जहां स्टेशन और बस स्टैंड के नज़दीक हो। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसान इस पर विरोध में आ जाते हैं। अब मेरे जैसा अगर जनप्रतिनिधि हो तो मैं तो किसानों के बीच में जैसे धरने पर जाकर बैठ जाता हूँ। कहीं भी धरना चलता है, जैसे अब मकरंदपुर फतेहपुर पर धरना चल गया रेलवे स्टेशन बनवाने के लिए, वहाँ सांसद जी आए, वहाँ के विधायक भी आए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। फिर वहाँ मैं पहुँच गया, जब पहुँच गया तो मैं धरने पर बैठ गया। मैंने एक ज्ञापन बना करके सीधा रेल मंत्री के पास गया, रेल मंत्री जी से आदेश कराए, फिर इलाहाबाद गया, इलाहाबाद में जो अधिकारी थे उनसे पॉजिटिव एक्शन कराया और उसके बाद स्टेशन बन गया। किसानों का जहाँ जहाँ मुआवजे का धरना चला है, मैं हर धरने पर निरंतर बैठा हूँ, चाहे वो गौतम बुद्ध नगर के किसी क्षेत्र में हो। मैं किसानों से, मजदूरों से, उनकी समस्या से जुड़ा ही रहता हूँ और पूरी तरह से पॉजिटिव अप्रोच जहाँ तक मेरी होती है सरकार के स्तर से या अधिकारियों के स्तर से उनका मीट आउट कराने का प्रयास करता हूँ। हमेशा किसानों के साथ रहते हैं और हमेशा जमीन से जुड़कर, मतलब उनका जो भी सहयोग करना चाहते हैं वो हमेशा करते हैं। मैं तो किसानों के साथ लाठी चार्ज में भी पिटने को तैयार रहता हूँ। कई बार जेल भी गया हूँ, गन्ना आंदोलन में जेल गया हूँ और ज़मीन के जो मुआवजे के जो धरने प्रदर्शन होते हैं उसमें भी जेल गया हूँ। घोड़ी में एक बार, जो वहाँ दादरी क्षेत्र में है, घोड़ी गांव नोएडा में, तो वहाँ भी एक बार धरना चला था, 6 लोग मारे गए थे उसमें। लोगों को वहाँ पुलिस नहीं जाने दे रही थी, मैंने वहाँ पुलिस को चैलेंज कर दिया। मैं वहाँ गया और निरंतर उनके धरने पर बैठा और उनको जो मुआवजा चाहते थे, जो गरीब थे, जो मारे गए थे उस आंदोलन में, उनको विशेष पैकेज दिलवाया और किसानों का मुआवजा बढ़वाया। प्रशासन से लड़ना पड़ा तो उसके भी विरुद्ध हो गए। जी, मैं इस मामले में ना सरकार के साथ हूँ, ना प्रशासन के साथ हूँ, मैं जनता के साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रधान जी बैठे हुए हैं हजरतपुर के, इनके गांव का प्रकरण एक हो गया था, इनके गांव का एक लड़का मार दिया था पुलिस ने। उन पुलिस वालों के लिए मैंने डीएम को, एसएसपी को ललकार दिया और मुझे दरोगा ने, वहाँ जो इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कहा प्रोफेसर साहब मैं आप पे गोली चला दूंगा अगर आप डीएम साहब के पास बैरिकेटिंग कूद के गए। मैंने उनसे कह दिया बैरिकेटिंग कूदूंगा, तो मैं हिम्मत है तो गोली चलाओ। मैं बैरिकेटिंग कूद गया और डीएम के पास पहुँच गया। एक बरौली में कांड हुआ था, महिला की हत्या कर दी थी। उस हत्या के विरोध में यहाँ मैंने कम से कम 25,000 लोगों की मीटिंग कराई, मेरी अध्यक्षता में मीटिंग हुई। उसका आज भी मुकदमा मेरे ऊपर चल रहा है, लेकिन उन्हें न्याय दिला करके ही मैंने दम लिया। आप काफ़ी न्यायप्रिय हैं, आपको न्याय से मतलब है? मुझे न्याय से मतलब है और जनता के विकास से और राष्ट्र की रक्षा से मतलब है। मेरा एक ही ध्येय है, राजनीतिक माफियाओं पर शिकंजा कसना चाहिए, वो राजनीति से आउट होने चाहिए। भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसना चाहिए, उनको चाहे तो
नौकरी से टर्मिनेट किया जाए या उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। उनको सबक सिखाना चाहिए और जो आतंकवादी हैं वो बिल्कुल इस देश से समाप्त होने चाहिए। जनता बिल्कुल सुरक्षित रहे, राष्ट्र सुरक्षित रहे, इसके लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा करके भी तैयार हूं। इस बात में मुझे कोई खतरा नहीं है, हर तरह तैयार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी जानकारी देने के लिए। जी ठीक है, थैंक यू। ये थे हमारे साथ अजय छोकर जी, जो कि लोकसभा जो 2024 आ रहा है उसमें संभावित प्रत्याशी हैं, और उनका कहना है कि यदि वो इस बार सांसद बनते हैं तो वो सारे वो कार्य करके दिखाएंगे जो अब तक के सांसद नहीं कर पाए हैं। ऐसे भी वो क्षेत्र में रहते हैं, किसानों से जुड़ते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। वो शिक्षित भी हैं, वो प्रोफेसर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि क्षेत्र में क्या क्या कमियाँ हैं, जो जनता है, जो जनता की मांग है, उस पर भी विचार करते हैं। पर देखना तो यही है कि इस बार बीजेपी इन्हें टिकट देती है या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज़ के साथ, मैं बरखा सिंह। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.